अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी कॉर्नर। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन। दोस्तों, इसके सब टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं: डॉलर्स लॉ, कोप्स रूल एंड गाज़ेस लॉ। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मोहम्मद वसीम अब्बास। तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोप्स रूल, इंक्रीज इन साइज एंड टेंडेंसी। इस रूल को सबसे पहले अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट थे एडवर्ड कोप, इन्होंने स्टडी किया था। अब पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो एडवर्ड कोप एक अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोप्स रूल को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे जानदार में किसी भी जानदार में एवोल्यूशन होती जाती है, उनके अंदर जो है साइज़ के लिहाज से उनमें चेंजेस आते जाते हैं। यानी जो जानदार पहले उसके एंसेस्टर्स जो थे उनका साइज़ छोटा था, सालों गुजरते गए एवोल्यूशन होती गई, वैसे वैसे उन ऑर्गेनिजम्स का साइज़ जो है वैसे वैसे बढ़ता गया। एडवर्ड डी कोप, एन अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ मैमल्स गेव दिस रूल। एडवर्ड कोप ने मैमल्स के फॉसिल्स को स्टडी किया था एक्सटेंसिवली, फिर उन्होंने ये जाके रूल पेश किया था। दिस रूल स्टेट्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि जैसे जैसे उनमें एवोल्यूशन होती जाएगी तो उस एवोल्यूशन के दौरान उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। यानी उसके एंसेस्टर्स छोटे होंगे लेकिन उसके एंसेस्टर्स के बाद जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आने हैं उनका साइज़ उनसे भी थोड़ा बड़ा होगा। तो ऐसे एक जनरेशन से अगली जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा थोड़ा साइज़ जो है ऑर्गेनिज्म का वो जो है इंक्रीज़ होता रहता है। मतलब कि किसी जानदार में एवोल्यूशन के दरमियान जो बाकी चेंजेस आए हैं वैसे वैसे उनके अंदर साइज़ में भी चेंजेस आते जाएंगे। यानी इंटरनल जो चेंजेस आए हैं उन इंटरनल चेंजेस के साथ साथ उसके एक्सटर्नली उसके जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा, उसके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसके जो दूसरे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसी तरह उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स की मदद से इसको वजाहत करते हैं इसको समझने के लिए कोप्स रूल को। हमारी जो पहली एग्जांपल है वो हार्स को रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ हार्स, कैमल्स एंड ऑल अदर बिहेवियर्स एग्जिबिट इंक्रीज इन साइज सो दे अटेन जायगेंटिज्म। यानी जैसे जैसे हार्स में एवोल्यूशन होती गई, कैमल में एवोल्यूशन होती गई, तो उन्होंने अपना ये बिहेवियर शो किया, उन्होंने अपने बॉडी के अंदर जो है एवोल्यूशन की और उन्होंने जायगेंटिज्म जो है अटेन किया। जायगेंटिज्म बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज़, यानी जानदार ने अपने अंदर साइज़ में इंक्रीज़ लाया है। अब हार्स को देख लें, पहले जो है इसका साइज़ छोटा है, अब जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई है तो मॉडर्न जो हार्स है आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, आप देख सकते हैं मॉडर्न हार्स में ना ये तो आप देखें ये जो मॉडर्न हार्स है इसका साइज़ अपने एंसेस्टर से बड़ा है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज़म में एवोल्यूशन होती जाएगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज़म का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अदर जो मैमल्स होते हैं लाइक टार्टाइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये भी सेम फिनोमेना शो करते हैं। इन्होंने भी जैसे जैसे अपने अंदर एवोल्यूशन करते गए वैसे वैसे इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता गया। इसी तरह डायनासोर प्रोवाइड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन साइज़। यानी कि जो डायनासोर्स हैं इनकी एग्जांपल सबसे इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा हद तक जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ किया था, क्योंकि इनके अंदर जैसे जैसे इनके अंदर एवोल्यूशन हुई तो इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता गया। डायनासोर जो थे इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया जैसे जैसे इनकी जनरेशन बढ़ती चली गई। पहले इनके एंसेस्टर्स का साइज़ था जो ये छोटा था, फिर बढ़ता बढ़ता इन्होंने अपने एंसेस्टर्स की निस्बत इतना लंबा कर लिया ख़ुद को कि ये कई मीटर्स तक लंबे हो गए, तकरीबन कोई 120 मीटर तक लंबे होते थे ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि हमने फॉसिल्स को स्टडी किया है। फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद जो साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिली हैं फिर उन्होंने
ये रूल पेश किया है, कोप्स रूल, कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई उनका साइज़ बढ़ा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्टेशंस भी हैं, बट दिस रूल इज़ नॉट विदाउट एक्सेप्टेशंस। एवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेमेलियन लीनिएज डू नॉट शो टेंडेंसी टुवर्ड्स जैगंटिज्म। कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो अपने अंदर जो है ये शो नहीं कराते, यानी कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने अंदर जैगंटिज्म शो नहीं कराते, इंक्रीज़ अपने साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करते। जैसे इंसेक्टिवोरस मैमल्स जो हैं, हम जानते हैं कि जो इंसेक्टिवरस मैमल्स हैं ये ज़मीन के अंदर रहते हैं गड़ा खोद के। तो अगर इंसेक्टिवरस मैमल्स अपने लिए अपना एवोल्यूशन के दौरान ये साइज़ अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करें, क्योंकि इन्होंने गड़ा खुद खोदना होता है तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है गड़ा खोदना। तो ये अपने बड़े साइज़ होने की वजह से ये इजीली अपना घर नहीं बना सकते, इसलिए इनको मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए इन्होंने एवोल्यूशन के दौरान अपने जो है साइज़ को इंक्रीज़ नहीं किया। यानी हर मैमल जो है, हर जानदार जो है एवोल्यूशन के दौरान साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर रहा। कुछ एनिमल्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिन जानदारों को ज़रूरत पेश आई है अपना साइज़ इंक्रीज़ की, जैसे आप देखते हैं कि हमने देखा है कि जो जैसे ज़राफ़ा है, आपने देखा है कि उसकी जो गर्दन है, नेक, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। उन्होंने एवोल्यूशन के दौरान अपनी नेक बहुत ज़्यादा लंबी क्यों कर ली? क्योंकि उनको ज़रूरत थी, यानी दरख्तों से जैसे जैसे वो उनकी गर्दन लंबी होती गई, उनके लिए आसानी होती गई, खुराक का हसूल जो है उनके लिए मुमकिन होता गया ईज़िली। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है साइज़ इंक्रीज़ किया ड्यूरिंग एवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डॉलोज़ लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लॉइस डोलो एक बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट थे। पैलेंटोलॉजिस्ट का मैंने आपको पहले बताया है कि जो साइंटिस्ट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उनको पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। लॉइस डोलो बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1893 में ये लॉ पेश किया। In 1893 he proposed that evolution is irreversible and irrevocable. A structure that changes its form in the course of evolution does not reverse to its earlier form. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जानदार के लिए यह नामुमकिन है कि अपनी वो पुरानी शक्ल में वापस चला जाए अगर उसने अपने अंदर एवोल्यूशन की है। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू रिटर्न टू देयर एनी प्रीवियस एंसेस्टर फॉर्म। यानी कि किसी भी जानदार के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अगर एंसेस्टर फॉर्म में दोबारा चला जाए जैसे उसने एवोल्यूशन की है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम मिसाल लें, ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं, ये हमारे एंसेस्टर कौन है? ह्यूमन के एंसेस्टर्स जो हैं एप्स हैं और एप्स के एंसेस्टर्स मंकीज़ हैं। यानी बेसिकली जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स हैं वो मंकीज़ हैं। अब इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने एंसेस्टर्स एप्स में या फिर मंकीज़ में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। हाँ, अगर सिमिलर इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको तो वो हो सकता है कि जो एवोल्यूशन हुई है उनके अंदर फंक्शनल अडाप्टेशंस आई हैं उनके अंदर, अगर उनको सिमिलर इन्वायरमेंट मिल जाता है तो हो सकता है कि वो दोबारा थोड़ा सा उस कंडीशन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये तब भी इम्पॉसिबल है उस जानदार के लिए कि वो बिल्कुल उसी कंडीशन में दोबारा चला जाए। अगर फिर भी सिमिलर इन्वायरमेंट मिलता है बट स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिकम द सेम स्पीशीज़। इस लॉ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का हम सहारा लेते हैं। जैसे रेसेस, स्पीशीज़, जेनरा आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन। ऑल दीज अल्टरनेशंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टॉक। यानी अगर किसी भी जानदार का कोई किसी भी स्पीशीज़ का, जैसे आप देख लें कलर की कम्बिनेशन देख लें, एक स्पीशी का कलर ब्लैक होता है तो एक स्पीशी का कलर जो है वाइट होता है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि अब ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन के जो स्किन के कलर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन की तरफ आया है, इंसान एवोल्यूशन की तरफ आया है मंकीज़ से, तो देखें इसके कलर्स भी चेंज हुए हैं। लेकिन अगर इनको सेम इन्वायरमेंट भी मिल जाए तो फिर भी इनके लिए मुश्किल है कि ये अपनी दोबारा प्रीवियस कंडीशन में जा सकते हैं। उनका कलर तो चेंज नहीं हो सकता। जिस ऑर्गेनिज्म का कलर ब्लैक है
तो उसका कलर ब्लैक ही रहेगा, जिसका वाइट है तो उसका वाइट ही रहेगा। तो इस बिना पर जो ऑर्गेनिज़म है, जो भी अल्टरनेशंस आई हैं, जो भी उनके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन तब्दीलियों से निकल कर दोबारा अपनी एंसेस्टर फॉर्म में जा सके। एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। हाँ, जैसा कि हमें पता है, एज़ वी नो रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हम जानते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और क्रोकोडाइल और स्नैक्स भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं दोनों। लेकिन जो क्रोकोडाइल हैं, इन्होंने एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ जो है अडॉप्ट कर लिया हुआ है। क्रोकोडाइल अडॉप्ट द एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, इसलिए इस बिना पर उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशंस की हैं। दे मेड मैनी चेंजेस इन देयर बॉडी, जैसा कि क्रोकोडाइल मेड देयर बॉडी स्ट्रीम लाइन। उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन बना लिया हुआ है, किस लिए कि उन्होंने पानी के अंदर रहना होता है। उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होगी तो वो पानी के अंदर स्विमिंग कर सकेंगे। दे अडॉप्ट मोस्टली फिश लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्होंने मोस्टली फिश लाइक स्ट्रक्चर्स जो है अपना अडॉप्ट कर ली हुई हैं, और उन्होंने अपने लिम्स को क्या किया हुआ है, शॉर्टन किया हुआ है। तो मतलब ये है कि जो क्रोकोडाइल हैं वो हैं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, रेप्टाइल्स में से हैं। स्नैक्स भी रेप्टाइल्स हैं, ये खुश्की पे रहते हैं। क्रोकोडाइल ने एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया हुआ है। और क्रोकोडाइल जब इन्होंने एक्वेटिक मोड में गए तो इनके फीचर्स जो हैं इन्होंने चेंज किए, मतलब इनको अपनी बॉडी में स्विमिंग्स के लिए चेंज लाना पड़ा। अच्छा, इनके जो लिम्स हैं वो शार्टन हो गए, इसलिए इनका बेसिक स्केलेटन और मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है रेप्टाइल से, लेकिन इनके अंदर फिर भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक्वेटिक मोड को अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई हैं। उसके बाद हमारा सब टॉपिक गाज़िस लॉ है। इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गाज़िस लॉ को हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए जो स्पीशीज़ के दरमियान जो होता है कंपटीशन, इस बिना पर हम इसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। टू स्पीशीज़ कम्पीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट एट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज़, वन सर्वाइव एंड अदर गेट्स एलिमिनेटेड। यानी दो स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो वो दोनों उसी लिमिटेड सोर्स वाले इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो उस कंपटीशन के दरमियान वो अपने उनका कंपटीशन जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, वो फूड के लिए भी हो सकता है, वो स्पेस के लिए भी हो सकता है, वो लाइट के लिए या शेल्टर के लिए हो सकता है। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि मीटिंग वगैरह हो गया। तो इनमें से इन दोनों के दरमियान, दोनों स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होगा। तो जो स्पीशी कंपटीशन में जो है डोमिनेंट आएगी वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकेगी, और दूसरी जो है एलिमिनेट हो जाएगी उस इन्वायरमेंट में से। तो मतलब जो स्पीशी ताकतवर है, दूसरी को उसने हरा दिया है या फिर किल कर दिया है या कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया है, तो एक का वजूद बरकरार रहेगा उस इन्वायरमेंट के अंदर, दूसरी जो है एलिमिनेट हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। इफ़ टू स्पीशीज़ occur at a same trophic level, then they are likely to compete for food, space, etc. अगर दो स्पीशीज़ एक ही ट्रॉफिक लेवल में रह रही हैं तो उन्होंने क्या करना है, compete करना है फूड के लिए, स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए। Consequently, they come to occupy separate niche within the trophic level, thus minimizing the extent of competition. या तो इसमें ये होगा कि एक स्पीशी उस निश से अलहदा हो जाएगी कि उसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, उसके अंदर इतना ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ एबिलिटी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सके या फिर compete कर सके दूसरे एनिमल्स को, इसलिए वो उस निश से निकल जाएगी। दूसरी एग्जांपल है, इफ द कॉम्पिटिटर्स ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉफिक लेवल in a strongly overlapping niche, and equilibrium situation may have been reached where neither succeeds, then one of the competitors decline in numbers to the point of extinction. यानी कि दो स्पीशीज़ एक सेम ट्रॉफिक लेवल में रह रही हैं और उन्होंने आपस में मुकाबला भी करना है एक ही निश में रहते हुए, तो उनमें से होता ये है कि जो स्पीशी सक्सीड कर जाएगी वो तो इस एनवायरनमेंट में अपना वजूद बरकरार रख सकेगी, और जो स्पीशी कम्पीट करते करते अपना
वजूद बरकरार नहीं रख सकी तो वो उस इन्वायरमेंट से, उस ट्रॉफिक लेवल से डिक्लाइन हो जाएगी। यानी उसकी जो कंपटीशन हुआ है उनके दरमियान, एक स्पीशीज हार गई दूसरी जीत गई, ये अपनी ताकत की बिना पे, अपनी एबिलिटी की बिना पे, फार्मेटिंग के लिए, फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए उनके दरमियान जो मुकाबला हुआ था, तो उन स्पीशीज़ में से एक जो डिक्लाइन हो गई और दूसरी जो है उसमें सरवाइव कर जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गॉडजिला। उम्मीद है आप सबको हम ये तीनों टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ से फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।